मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो इन्होंने वक्तव्य दिया है मीडिया के सामने, वो भारतीय जनता पार्टी की सोच की झलक है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आदिवासियों के साथ नहीं रही है और कभी भी आदिवासियों के विकास की ओर सोचती नहीं है। और देश की आज़ादी के पश्चात देश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है। जी। देश का आधारभूत ढांचा विकसित किया कांग्रेस पार्टी ने। बड़े बड़े कल कारखाने लगाए, औद्योगिक क्रांति लाए, हरित क्रांति लाए, परमाणु विस्फोट किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए और इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं, विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी विकास कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद किया। चूँकि ये प्रदेश अध्यक्ष इनके मुखिया हैं, पार्टी के मुखिया हैं प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय वक्तव्य उन्होंने दिया है। साधारण सभा ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने प्रस्ताव लेकर 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय किया। जी। ऐसे में वो कह रहे हैं कि भाई ये भेड़चाल है, ये फ्रेंडशिप डे की तरह है, ये वैलेंटाइन डे की तरह है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये शब्द कहना शोभा नहीं देता है। अभी न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में आदिवासी निवास करते हैं। जी। तो उन सबको विकसित करने की दृष्टि से, उनकी संस्कृति को संरक्षित करने की दृष्टि से यूनाइटेड नेशन ने ये प्रस्ताव लिया था। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे प्रदेश अध्यक्ष से तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए जो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस एक भेड़चाल है। अगर ताराचंद जी को यहाँ पर सांसद प्रत्याशी के रूप में विजयश्री हासिल होती है तो टॉप 5 प्रायोरिटी काम आपके क्या रहेंगे जो आप प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए जिनको पूर्ण नहीं कर पाए? तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हो। दूसरा, हमारा जो उदयपुर है वो शहर तो पर्यटन की दृष्टि से अच्छा है, होटल रिसोर्ट्स वगैरह काफ़ी यहाँ निर्मित हुए हैं, लेकिन पर्यटन अभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जा पाया। जी। जबकि वास्तव में जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा बहुत सुंदर है। जो आदिवासी कला संस्कृति उसको प्रमोट करना हमारा उद्देश्य है कि युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाया जाए। जी। परंपरागत खेलकूद तो है ही है जी। इसके अलावा उदयपुर में बहुत सारी प्रतिभाएं, हमने लगभग 400 खेल मैदान, जब मैं कलेक्टर था तब 400 खेल मैदान हमने विकसित किए थे। उदयपुर में जो आईटी इंडस्ट्री है, जी, उदयपुर में एफसीआई गोदाम सिटी के बीचों बीच आया हुआ है, आकाशवाणी बीचों बीच आई हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार वहाँ हो सकता है, उस समय भी हमने कार्रवाई प्रारंभ की थी। यहाँ तक कि हम उदयपुर एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम द अलबेला शो में आज जो हमारी शख्सियत हमारे साथ है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, उदयपुर शहर के पूर्व कलेक्टर रहे और उदयपुर सांसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे ताराचंद जी मीणा साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मीणा साहब, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आज जो हम हैं 80वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बड़ी खुशी का विषय है। 80 वर्ष हुए हमें आज़ाद हुए, पर आज भी एक सवाल हमारे मन में है और आप एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यों के बूते पर पूरे राजस्थान में एक नाम कमाया। क्या आज भी हक के साथ कह सकते हैं कि वाकई में सही मायनों में हम आज़ाद हैं? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और इस पवित्र दिवस पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य है। आज़ादी के पश्चात देश ने काफ़ी तरक्की की है। आपको पता है कि देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने मुख्यतः लड़ी थी और उसमें सभी जाति, धर्म, युवाओं का, महिलाओं का, सबका योगदान देश की आज़ादी में रहा है। और देश की आज़ादी के पश्चात देश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है। जी। देश का आधारभूत ढांचा विकसित किया कांग्रेस पार्टी ने।
बड़े बड़े कल कारखाने लगाए, औद्योगिक क्रांति लाए, हरित क्रांति लाए, परमाणु विस्फोट किए, पाकिस्तान के दो टुकड़े कराए, और इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं, विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी विकास कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद किया। ये बात सच है कि जितना विकास त्वरित गति से अपेक्षित था उतना उस नहीं हो पाया है, लेकिन काफ़ी कदम हमारे देश ने विकास की ओर बढ़ाए हैं, चहुमुखी विकास की ओर। जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देश की आज़ादी के पश्चात आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी हमारे लोगों ने, वो एक बहुत बड़ी बात थी। और देश की आज़ादी के बाद देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, देश को खाद्यान्न और विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद में देश ने काफ़ी विकास किया है। जी। और जो आज़ादी के मायने होते हैं वो मायने ये होते हैं कि सबको, जो हमारा देश का संविधान बना है, संविधान के हिसाब से हमारा देश चले, हमारा देश में लोकतंत्र विकसित हो। आपको पता है कि भारत दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र में हमारे देश की गिनती होती है, और हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो मुख्यतः मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद में हमने जो हमारी विकास की गति है बहुत अच्छी है। हाँ, ये बात ज़रूर ठीक है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है। जी। क्या सही मायनों में हम लोग आज़ाद हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम आज़ाद हैं। आप देख रहे हैं कि हर वर्ग को आज़ादी है, युवाओं को आज़ादी है, महिलाओं को आज़ादी है, सभी वर्गों को आज़ादी है अपनी बात कहने की और अपना विकास करने की। और चाहे वो सरकारी सेवाएं हो या प्राइवेट सेक्टर से, आपको पता है कि सभी तरफ प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो जातीय जनगणना की बात कही थी, उसका ये मुख्यतः मकसद था कि भी जिनकी जितनी जनसंख्या है उतना उसमें उनकी भागीदारी देश में उतनी होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स है उसमें भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जी। क्या महिलाएं सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित हैं निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ कानून का राज है और कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। जो भी अगर कोई अपराध महिलाओं के विरुद्ध होते हैं तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होती है। हमने कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण का प्रावधान किया, सरकारी नौकरियों में किया, जो पद हैं राजनीतिक पद उनमें भी किया, और महिला अत्याचारों के विरुद्ध सख्त कानून बनाया। तो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की और सभी सरकारें करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी कई घटनाएं ऐसी होती है जो बहुत ही निंदनीय हैं और हम उनकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन अभी उदयपुर में एक घटना हुई जिसमें एक आश्रम के नाम पर, वहाँ पर कि बच्चों के लिए एक आश्रम की बात कही जा रही थी कि भाई आश्रम बना रखा है, और उसी में वहाँ पर एक अनैतिक कार्य एक 12 साल की बच्ची के साथ किया गया। ये निंदनीय घटना है जिसकी इसकी भर्त्सना करे होती कम है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कानून है। समय समय पर ऐसे व्यक्तियों को मौत की सज़ा भी हुई है, आजीवन कारावास भी हुए हैं। तो ऐसे जो जिनकी मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है या जानबूझ के ये जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निंदनीय कृत्य है। जी। ताराचंद जी, आप भी आपकी प्रशासनिक सेवाओं के दौरान आपने भी कई दूर दराज इलाकों के दौरे करे। एक जिस संस्कृति से हम लोग आते हैं, जिस समाज से हम लोग आते हैं, आज भी बच्चियों की पढ़ाई को लेकर एक बाउंडेशन है, एक बाउंड्रीज बनी हुई है। खास करके जिन गांवों में आज भी विद्यालय 8वीं 10वीं तक है, उसके बाद उन बच्चियों की पढ़ाई छूट जाती है। ऐसे में हम लोग आज़ादी का 80वां महोत्सव बना रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर क्या हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है क्या? देखिए, अब अगर आप शिक्षा और साक्षरता की दर का मतलब आकलन करेंगे तो आज़ादी के बाद में जो महिला साक्षरता की दर काफ़ी बढ़ी है। जी। और
मैं जब ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहता था तो कई जगह कई विद्यालयों में जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो कई बार मैंने ऐसा देखने का मुझे मौका मिला कि जहाँ बच्चों की संख्या में बच्चियाँ, छात्र की संख्या में छात्राएं ज़्यादा है। मतलब ये बात आपकी फिर भी सही है कि बाउंडेशन होती है जब ये उच्च अध्ययन के लिए जाना होता है अन्यत्र, क्योंकि कई जगह उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसके बाद में कॉलेज का होता है, कई जगह कॉलेज नहीं है। हमारे समय में ज़रूर हमने कांग्रेस पार्टी ने उपखंड स्तर पर भी कॉलेज खोले थे और छोटी छोटी जगह भी कॉलेज खोले थे काफ़ी बड़ी संख्या में, यहाँ तक कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खोले थे। लेकिन ये ज़रूर है कि पेरेंट्स अभी भी बच्चों को दूर दराज के एरिया में उच्च अध्ययन के लिए भेजने के लिए थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन हुआ है, सोच में परिवर्तन हुआ है। आज की तारीख में जो पेरेंट्स है वो बच्चे और बच्चियों में कोई अंतर नहीं मानते हैं जी, लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। और ये मैंने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे हैं जिन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अपनाया, उनके सभी परिवार में 2 या 3 बच्चियां हैं, फिर भी वो मतलब परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाया, उनकी नज़रिया बच्चियों के प्रति चेंज हुआ है काफ़ी। मतलब जी, तो ये आप आज़ादी के बाद मान सकते हैं कि जो विकास हुआ है, शिक्षा के स्तर में विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनका अंत हुआ है, तो सोच में बदलाव से छात्राएं अध्ययन में आगे आने लगी, यहाँ तक कि खेलों में भी। जी, चूँकि मैं भी खुद भी स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट्स में रुचि रखता हूँ, और मैंने चाहे अभी हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स को भी मैंने देखा है, इससे पहले भी वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट का भी देखा है, ओलंपिक में भी हम अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखते हैं। आप सब जगह देखें, यहाँ तक कि जो 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट आती है उसमें भी आप देखें तो छात्राएं, महिलाएं आगे हैं। जी, तो ये हमारे देश की आज़ादी और उसके बाद में जो लोकतांत्रिक विकास हुआ देश का, उसका परिणाम है। काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि जो जितना अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिए था उतना अभी होने में समय लगेगा। जी, लेकिन नज़रिया बदला है, स्थितियाँ बदली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। अच्छा, हमारा एक सवाल था कि अभी कुछ दिन पूर्व विश्व आदिवासी दिवस जो है पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया गया, पर राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरह से बयान आया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो इन्होंने वक्तव्य दिया है मीडिया के सामने, वो भारतीय जनता पार्टी की सोच की झलक है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आदिवासियों के साथ नहीं रही है और कभी भी आदिवासियों के विकास की ओर सोचती नहीं है। जी, चूँकि ये प्रदेश अध्यक्ष इनके मुखिया हैं, पार्टी के मुखिया हैं प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय वक्तव्य उन्होंने दिया है। मुझे आप बताइए कि यूनाइटेड नेशन ने, साधारण सभा ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने प्रस्ताव लेकर 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय किया। जी, ऐसे में वो कह रहे हैं कि भाई ये भेड़चाल है, ये फ्रेंडशिप डे की तरह है, ये वैलेंटाइन डे की तरह है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये शब्द कहना शोभा नहीं देता है। जी, जो आदिवासी हैं, देश के सबसे पहले धरती पर आने वाले व्यक्ति हैं, आदिकाल से वो निवास करते हैं, सबसे पहले धरती पर आए हैं, आदिवासी हैं जी, और उनकी कला संस्कृति, उनकी परंपराएं, उसके वेशभूषा, उनके आभूषण, उनकी लैंग्वेज अपना आप में एक धरोहर है, विश्व धरोहर है। मतलब जी, विश्व आदिवासी दिवस का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि आदिवासियों के प्रति जन जागरूकता हो, उनके विकास की तरफ ध्यान जाए और आदिवासी अपनी कला संस्कृति को संरक्षित रख सके। जी, अभी न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में आदिवासी निवास करते हैं। जी, तो उन सबको विकसित करने की दृष्टि से, उनकी संस्कृति को संरक्षित करने की दृष्टि से यूनाइटेड नेशन ने ये प्रस्ताव लिया था।
और मैं जो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कहते हैं, तो ये बहुत ही उनका मानसिक दिवालियापन है। जी। ये उनका भी है और उनकी पार्टी का भी मानसिक दिवालियापन है। जब प्रदेश में लगभग 13.5% जनजाति निवास करती है, जी। 13.48% जनसंख्या आदिवासियों की जनजाति की है, और विशेष रूप से हमारे जो मेवाड़ वागड़ है, जो कि जनजाति एरिया है, बहुल्य एरिया है, हमारे एरिया में जो टीएसपी एरिया भी कहलाता है, 65 लाख की आबादी टीएसपी एरिया की, जिसमें से लगभग 45 लाख आबादी जनजाति की है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे प्रदेश अध्यक्ष से तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए, जो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस एक भेड़चाल है, ये फ्रेंडशिप डे और वैलेंटाइन डे की तरह है। मतलब क्या आदिवासी जो इलाके हैं, आदिवासी बहुल्य इलाके हैं, वहाँ पर जिस तरह से भाजपा को लंबे समय से सत्ता सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या उसकी बौखलाहट है? नहीं, वो सत्ता सुख की बात नहीं है, ये इनका मानसिकता ऐसी है। आपको पता है कि आज़ादी के बाद में देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, गरीब श्रेणियों के उत्थान के लिए कांग्रेस ने जो काम किया है, वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। इतना विकास आदिवासियों को कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आज़ादी के बाद, आज़ादी दिलाई आज़ादी के बाद में इतना विकास आदिवासियों का और सभी वर्गों का किया। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी है, वो सवाल सीटें मिलना नहीं मिलने की बात नहीं है, सवाल ये है कि इनकी सोच ऐसी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का जो वक्तव्य है, उसको अपने आप को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। जी। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जी। ताराचंद जी, आप बताएं कि अभी भी अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 2.5 साल हो गए सत्ता से दूर है, आपको भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पार्टी में टिकट दिया था, पर आप जीत का स्वाद नहीं चख पाए। अगर ताराचंद जी को यहाँ पर सांसद प्रत्याशी के रूप में विजयश्री हासिल होती है, तो टॉप 5 प्रायोरिटी काम आपके क्या रहेंगे, जो आप प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए जिनको पूर्ण नहीं कर पाए? ऐसा है, सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारा रोजगार सृजन की है। जी। आदिवासी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी होल्डिंग्स छोटी होती है और वर्ष पर्यंत उनको रोजगार उसमें मिल नहीं पाता है। केवल अपनी आजीविका और एक तरह से भरण पोषण लायक ही खाद्यान्न उत्पन्न कर पाते हैं। मजबूरी में वो समीपवर्ती राज्यों में, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इनमें पलायन कर जाता है, वो कर जाते हैं, उनका परिवार पलायन कर जाता है। ऐसी स्थिति में उनके बच्चे भी शिक्षा से महरूम हो जाते हैं। कई बार छोटी बच्चियों के विरुद्ध मतलब अपराध भी कारित होते हैं, इस तरह की भी आती है। कई बार बच्चियों की खरीद फरोख्त के मामले भी सामने आते हैं। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हो। जी। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर, जो गत सरकार थी हमारे अशोक गहलोत साहब की नेतृत्व की, उन्होंने प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र के विकसित करने की घोषणा की थी। उनमें भूमियां भी आवंटित हो गई थी, लेकिन उस पर आगे कोई काम हुआ नहीं। तो रोजगार के अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर हमको सृजित करने होंगे। दूसरा, हमारा जो उदयपुर है वो शहर तो पर्यटन की दृष्टि से अच्छा है, होटल रिसोर्ट्स वगैरह काफ़ी यहाँ निर्मित हुए हैं, लेकिन पर्यटन अभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जा पाया। जी। जबकि वास्तव में जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा बहुत सुंदर है, चाहे वो कोटड़ा हो, झाड़ोल हो, जयसमंद हो, बहुत सारा हमारा ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। गोमुंदा में आप पिंडवाड़ा की तरफ से आते हैं तो उस तरफ भी काफ़ी अच्छा प्राकृतिक नज़रिया आपको संसाधन का देखने को मिलेगा। तो दूसरा ये कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को ले जाया जाए। जी। तीसरी बात जो है कि जो आदिवासी कला संस्कृति, उसको प्रमोट करना हमारा उद्देश्य है। जी। अशोक गहलोत साहब ने आदि महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित करने का
घोषणा की थी, पर्यटन विभाग के कैलेंडर में उसको सम्मिलित करवाने की घोषणा की थी। जी लेकिन वो सरकार बदलने के बाद में आदि महोत्सव पर्यटन विभाग के कैलेंडर में नहीं आ पाया। जी तो मेरी ये भी सोच रहेगी कि भी आदिवासी कला संस्कृति को प्रमोट करने की दृष्टि से प्रतिवर्ष आदि महोत्सव मनाया जाए। जी आदिवासी खेल कूदों को प्रोत्साहन दिया जाए। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर लिम्बा राम जी, श्यामलाल जी जैसे ओलंपियन हुए हैं। जी हमीदा बानो जी जैसी एथलीट भी रहे हैं। जी तो मेरी चौथी प्राथमिकता होगी कि युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाया जाए। जी परंपरागत खेलकूद तो है ही है। जी इसके अलावा उदयपुर में बहुत सारी प्रतिभाएं, हमने लगभग 400 खेल मैदान, जब मैं कलेक्टर था तब 400 खेल मैदान हमने विकसित किए थे। जी और उदयपुर शहर के चारों ओर स्टेडियम निर्मित करने की दिशा में भी हमने काम किया था। हमने बलीचा में भी, सवीना बलीचा में भी एक बहुत बड़ा स्टेडियम के लिए पैसा मंजूर किया था। खेलगांव के लिए भी काफ़ी पैसा मंजूर किया था। इवन एस्ट्रोटर्फ, हॉकी के एस्ट्रोटर्फ के लिए भी पैसा मंजूर किया था। जी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कई जगह बनवाए थे। जी तो उदयपुर खेलों की दृष्टि से एक संभावना का क्षेत्र है। तो खेलों की दृष्टि से मैं काम करना चाहूँगा। इसके अलावा उदयपुर में जो आईटी इंडस्ट्री है, जी उदयपुर में एफसीआई गोदाम सिटी के बीचों बीच आया हुआ है, आकाशवाणी बीचों बीच आई हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार वहाँ हो सकता है। उस समय भी हमने कार्रवाई प्रारंभ की थी। यहाँ तक कि हम उदयपुर एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, जिससे कि फ्लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़े, विदेशों से फ्लाइट आना डायरेक्ट आ जाए सके और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो। जी उस समय लगभग 145 एकड़ ज़मीन अवाप्ति के लिए हमने स्वीकृति जारी करवाई थी, विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके, अशोक गहलोत जी से जी रिक्वेस्ट करके। और उसका खर्चा राज्य सरकार को ही वहन करना था। इसका निर्णय भी करवाया था ताकि उदयपुर और एयरपोर्ट और ज़्यादा विकसित हो सके। जी तो उसकी एक्विजिशन कार्रवाई भी उस समय प्रारंभ हो चुकी थी। तो वो भी एक हमारा नज़रिया है। और उदयपुर का पर्यटन पूरे विश्व में विख्यात है, उदयपुर शहर। तो पर्यटन की दृष्टि से जो यहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है, या जो हेरिटेज वॉक है, या जो झीलों की स्वच्छता है, बहुत बार पढ़ने को मिलता है कि झीलों में सीवरेज का पानी सम्मिलित हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं होती है, वो हमारे उदयपुर शहर के लिए काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है उसकी छवि के लिए। जी तो मैं ये जो आपने 5 प्राथमिकता बताई, मेरे हिसाब से मैंने आपको बताई। अंतिम और आखिरी सवाल सर आपसे, क्या अशोक गहलोत जी के नज़दीकी होने का फ़ायदा मिलता है या ताराचंद जी को कभी कभी उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है? देखिए, अशोक गहलोत जी के व्यक्तित्व से मैं प्रभावित रहा हूँ। और मैं राजकीय सेवा में उनसे मेरा जो पहला संपर्क है वर्ष 1998 में सीधा संपर्क मेरा हुआ था। 98 में? हाँ। और उसके बाद में मैं लगातार उनके संपर्क में रहा। चूँकि वो वर्कोलिक थे, काम को पसंद करते थे, मेरी काम में हॉबी थी, मेरी रुचि थी कि मैं हार्ड लेबर करूं। जी तो उसी का दृष्टिगत रहते हुए पूरे समय, मतलब 1998 से लेकर 2024 तक। जब पहली बार अशोक जी मुख्यमंत्री बने 1998 की बात आप करें? हाँ जी तब से मैं मतलब उनके, चूँकि मैं प्रशासनिक अधिकारी था, वो मुख्यमंत्री थे, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे अवसर मिला और मैं सीधा संपर्क में कई बार उनके पास रहा, तो उनकी काम की शैली से मैं प्रभावित था। जी तो सवाल ये कि नुकसान या फ़ायदे की बात नहीं है। उनका जो व्यक्तित्व था वो आम आदमी के लिए उनकी सोच थी। जी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने हर वर्ग के लिए बहुत सारी चलाई। जी और उनका गांधीवादी नज़रिया था। जी तो मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। वो मेरे काम से अप्रिशिएट करते थे मेरे काम को। मुझे कई बार स्टेट लेवल के अवार्ड भी दिए। जी विभिन्न योजनाओं में मेरी प्रगति काफ़ी अच्छी भी रही। जी तो और जहाँ तक नुकसान की बात है, नुकसान तो कोई बात ही नहीं है। कोई अगर कई बार आपकी पार्टी में जिस तरह से खेमे बटे हुए हैं, तो कई बार अशोक गहलोत जी से नज़दीकी होने का जो एक आपके ऊपर एक मार्क लग रहा है कि भाई आप अशोक जी के नज़दीकी लोगों में शामिल है आपका नाम, तो उसका फ़ायदा मिलता है या कभी कभी नुकसान भी हो जाता है उससे? देखिए, फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है। जो अगर मेरा संपर्क इतने समय से, लगभग 25 वर्षों से ऊपर संपर्क है, तो मेरा उनसे संपर्क है तो है। जी लेकिन हमारे जो
पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जी चाहे वो सचिन पायलट साहब हों, चाहे गोविंद डोटासरा साहब हों, चाहे जी। टीकाराम जूली साहब हैं। जब कभी हमारे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में उनकी विजिट रहती है, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम उनके पास जाते हैं और जी। जो रेस्पेक्ट है वो करते ही हैं। जी। तो ऐसा नहीं है, हम तो जो सचिन जैसे भी उतने ही मधुर में संबंध है आपके? नहीं, सचिन पायलट साहब से चूंकि मैं प्रशासनिक सेवा में रहा, जी 2024 तक प्रशासनिक सेवा में था, तो इतना मेरा संपर्क बन नहीं पाया था। जी चूँकि गहलोत साहब चूँकि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो एज ए प्रशासनिक अफसर मेरा उनकी संपर्क उनसे तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहा। जी। तो ये थे ताराचंद जी मीणा साहब, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बताया कि वाकई में आज़ादी के पीछे कई कारक रहे, आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का किस तरह का योगदान रहा, ये भी इन्होंने बताया, और विकास को लेकर भी इन्होंने बात करी और बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिनमें हमने तरक्की जरूर करी है, पर अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं, कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जो अछूते हैं, जिन पर काम करना अभी बाकी है। साथ ही में महिलाओं के साथ जिस तरह से आश्रम के नाम पर जो दुष्कर्म की घटना हमारे सामने आई, उदयपुर के अंदर की घटना थी जिसने सबको दहला दिया, उस पर भी कड़े शब्दों में यहाँ पर निंदा करी है। और साथ ही में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि अशोक गहलोत जी के कार्यों से प्रभावित हूँ, उनकी टीम का हिस्सा हूँ, उसमें गौरवान्वित महसूस करता हूँ, इसमें किसी तरह के फायदे और नुकसान की चर्चा यहाँ पर नहीं करी। और साथ में इनका विजन भी बताया, अगर जनता इन्हें मौका देती है तो इनकी 5 प्रायोरिटीज क्या रहेगी वो भी इन्होंने बताया कि अगर लोकसभा में इन्हें यहाँ पर मौका मिलता है उदयपुर से, तो इनके 5 कार्य का विजन इन्होंने बताया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और आप भी ताराचंद जी से कुछ जो बात कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।